ये आपका सबसे पसंदीदा गाना मैंने दिल से कहा। मैंने दिल से कहा ढूंढ ला। ये गाना फिल्म के लिए होगा ये सोचा भी नहीं था। गाड़ी रोकी, नोटबुक में लिखा और जब तक नोएडा आया तब तक पूरा गाना लिख चुका था मैं। दर्द एक जेवर है मेरे दोस्त, दर्द को पहनना चाहिए। मैंने अपनी आधी जिंदगी आई हैव बीन वेडिंग थ्रू मेलनकॉली। अब ये हिस्सा इस इंटरव्यू का मेरा सबसे फेवरेट सेगमेंट है क्योंकि गानों को लेकर है। और पहला गाना, जैसा मैंने कहा कि आपका सबसे पसंदीदा गाना मैंने दिल से कहा, मैं इस गाने से ओवरकम नहीं कर पाया और मुझे इससे खूबसूरत गाना अब तक कोई लगा नहीं। ख़ासतौर पर तब जब मैं एक सोच के साथ ड्राइव कर रहा हूँ, बैठा हूँ, तो मैंने कुछ सवाल ऐसे इसमें रखे थे, क्रिएटिव होने की कोशिश की कि इस गाने में एक बड़ी अच्छी लाइन है कि शहर भर की खुशी से ये दर्द मेरा भला है। आज जब पूरी दुनिया खुश दिखने की होड़ में, सोशल मीडिया से लेकर जिंदगी में हम बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं, क्या अकेलेपन और अपने दर्द को ईमानदारी से स्वीकार कर लेना सबसे बड़ा सुकून है? और ये किस दौर में ये गाना लिखा गया था? ये जब लिखा था तो ये ऑटोबायोग्राफिकल था। मेरे जो निजी जीवन था वो कुछ मुश्किलों से गुजर रहा था और ये गाना फिल्म के लिए होगा ये सोचा भी नहीं था। हालांकि उस धुन पे लिखा था मैंने, लेकिन पर्दे पर नहीं दिखाया जाना था इसको। एक जिसको मार्केटिंग सॉन्ग कहते हैं वो एक था कि एक और गाना है फिल्म में। मुझे फ़ोन आया था भट्ट साहब का और MM क्रीम भी लाइन पे थे और एक डिक्टाफोन होता था मेरे पास जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ले जाते थे। तो वो उन्होंने धुन गाई MM क्रीम ने और मैंने उसको रिकॉर्ड किया। हमारा ऑफिस होता था 5 सिकंदरा रोड पे। वहाँ से मैं चला, जब तक मैं प्रगति मैदान के पेट्रोल पंप पे पहुँचा तब तक मुखड़ा मैं अपने मन में लिख चुका था। गाड़ी रोकी, नोटबुक में लिखा और जब तक नोएडा आया तब तक पूरा गाना लिख चुका था मैं। तो वो दौर था जिसमें मेरे लिए एक आउटलेट था ये गाना। फिर जब उन्होंने सुना ये तो उन्होंने कहा कि क्या लिख दिया? ये यही तो फिल्म है। तो फिर उसको शूट किया गया और उस तरह से। और मतलब जितने यंग लोग इस गाने को मतलब मेरे पास आते हैं, बताते हैं कि हम सुनते हैं, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि अब तक वो रेजोनेट किया है पीढ़ी दर पीढ़ी, वो कई जनरेशन्स में रेजोनेट किया होगा। तो वो दौर था और ठीक है, चलिए, समथिंग गुड केम आउट ऑफ इट। बट दर्द की भी अपनी ताकत होती है। दर्द एक जेवर है मेरे दोस्त, दर्द को पहनना चाहिए। दर्द से छुपना थोड़ी है, दर्द से बिल्कुल भागना नहीं है। और दर्द आपको अपनी कमियों, अपनी ताकत, सबके बारे में बताता है। जो मैं तो शायद कहता हूँ कि मैंने अपनी आधी ज़िंदगी आई हैव बीन वेडिंग थ्रू मेलनकॉली। मैं एक जैसे दर्द का एक समंदर सा है, उसमें अपनी किसी तरह पैर आगे बढ़ा के, हाथ आगे बढ़ा के जा रहा हूँ। तो दर्द रहता है कहीं ना कहीं मेरी राइटिंग में। वो अपना जिया हुआ भी है, लेकिन वो उधार लिया हुआ भी है, वो देखा सुना भी है, क्योंकि वो एम्पैथी से आता है, औरों का दुख भी है उसमें। तो IMC आप गए, सब सॉर्टेड था, कॉलेज अच्छा रहा होगा। कॉलेज में इश्क हुआ था आपको? कई तस्वीरें एक साथ चलने लगी दिमाग में। नहीं। ये पहला जीवन का था, इससे पहले भी इश्क हो गए थे? क्योंकि आपने कहा कि शुरू में आप लिखते थे, किसी को सोच के लिखा था। हाँ, मेरे रिश्ते रहे हैं और सबसे कुछ मिला है। ज़्यादा मैं बात करता नहीं हूँ उन रिश्तों की, लेकिन निसंदेह जो बाद में चाहे लव सॉन्ग्स रहे या पेन के सॉन्ग्स रहे, उसमें बहुत कुछ जिया हुआ भी था।
और तो वो मेरे माता पिता तो मुझे बहुत लंबे समय तक छेड़ते रहे कि जब मैं 3 साल का था हाँ। तब मेरी पहली गर्लफ्रेंड बनी थी। पड़ोस में कोई बच्ची होती थी तो मैं वहीं पहुंच जाता था और नॉक करके उसको पूछता रहता था, तो तब से मजाक बनता था। तो रहा रिश्तों का सिलसिला रहा, सबकी कदर है। खूबसूरत। ये अधूरा इश्क रह क्यों आता है सर? मुकम्मल हुए इश्क पर उतनी चर्चाएं नहीं होती, न पूछने वालों को न सुनाने वालों को। वो जो नहीं मिला, वो जो अधूरा रह गया, भले उसमें होता थोड़ी गंदगी भी हुई हो, थोड़ी नाराजगियां भी हों, शायद सब कुछ सही भी ना रहा हो, लेकिन यादों में, ख्वाबों में, लिखने में, बातों में वही रह जाता है। क्यों ऐसा होता है? जो नहीं हो सका वो इतनी सारी संभावनाएं लेके आता है जो अक्सर आपके बहुत सारे सवालों का जवाब बन जाती हैं। कि आपको लगता है कि ज़िंदगी में मुश्किल है, लेकिन फलाने व्यक्ति के साथ ज़िंदगी आसान हो सकती थी क्योंकि उसके साथ जीवन ऐसा होता नहीं कभी होता। कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। हाँ, तो होता ना होता वो पता नहीं रहता, लेकिन ये जो दुख का ईंधन है ये शायरों के बहुत काम आता है। जश्न ये रास ना आए, मजा तो बस गम में मजा आया है। बस गम में आया है। ये आपने इसको कितने सालों तक जिया, ये जो गम होता है? जैसे मुझे बीच में एक दौर आया था जहां मुझे लगता था कि ये गम मुझे अच्छा लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान मैं वापस चाहता हूं, हो सकता है वो इंसान वापस भी आता तो भी मुझे शायद अच्छा ना लगता। मैं उस जोन में चला गया था जहां पर मुझे ये अच्छा लगने लगा था कि जश्न ये रास ना आए, मजा तो बस गम में आया है। मुझे तन्हाई अच्छी लगती है, मुझे अपने अंदर जो ये अब एक भारीपन आया है, एक गहराई आई है, समझ आया है, ज्यादा जज्बात में समझ रहा हूं, ये मुझे अच्छा लग रहा है। मेरा नया वर्जन अच्छा लग रहा है। ये दर्द कुछ मीठा मीठा एहसास दे रहा है। ये रहा आपके साथ? ये होता है, ये मेरे साथ अभी भी होता है, अक्सर होता है, और मैं उससे डील करना भी जानता हूँ। मैं अवेयर हूँ कि अब मैं एक फेज़ में जा रहा हूँ जो जिसमें मैं अकेला होना चाहता हूँ या अकेला रहना चाहता हूँ। तो मेरे आसपास मेरा जो परिवार है, या ज़्यादा दोस्त तो है नहीं मेरे, लेकिन जो मेरा परिवार है वो भी जानता है कि इनसे कैसे डील करना है, तब कि लीव हिम अलोन। तो शायरों लेखकों के साथ हाँ, हम थोड़ा मिसफिट होते हैं, हम लोग। हाँ, अच्छा, एक और बीमारी होती है शायरों और लेखकों की, जो कि आपने जिक्र किया कि कोई कुछ कह रहा है, उसमें से कोई एक बात होती है जो आपको तकलीफ दे जाती है, और हो सकता है कि आप उसी बात को लेके बैठ जाएं, उसी एक कोई वाक्य हो, एक इमोशन हो, कुछ। तो मैंने इस पे भी कोशिश की है कि मैं अपनी बेवकूफ़ियों को अपने आप को बताऊं कि नहीं, पूरी तस्वीर ये है। हमारे अक्सर रिश्ते इसीलिए ख़राब हो जाते हैं, आपसी रिश्ते। आजकल तो व्हाट्सएप पे रिश्ते होते हैं कि चूँकि हम कोई एक बात लेके बैठ जाते हैं। और नहीं, बट मेरा इसमें ऑब्जर्वेशन है कि मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट बीच में किए, सफल व्यक्तियों की प्रेम कहानी अक्सर असफल होती है। जो ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, मीडियोकर वाले में शायद चल जाता है, जो ज्यादा टैलेंटेड लोग होते हैं उनकी प्रेम कहानियां अक्सर असफल हो जाती हैं। बहुत सारे उदाहरण मेरे सामने ऐसे नजरों में आते हैं, रेखा जी से लेकर साहिर से लेकर जितने भी आप नजर दौड़ा लीजिए। एक जिंदगी रही है बाद में किसी से खूबसूरत, लेकिन इतिहास से, किताबों में, लोगों की यादों में, उनको सुनने वालों में उनकी जिंदगी जो है वो एक अधूरी रही है। ये क्यों होता है? नहीं, अधूरेपन को खूबसूरत भी तो हम ही शायरों ने बनाया है ना। हम ही ने तो उसकी ब्रांडिंग की है, अधूरेपन की, एक खला की, कि सफ़र ज़्यादा खूबसूरत है, मंजिल नहीं। मुझे लगता है ये जो इमोशंस हैं ना, एक पूरा ना होना,
इसमें है एक जायका है इसमें, और वो उसको चखना हम जानते हैं और उसको चखाना भी जानते हैं। मैंने इसी पे एक लाइन लिखी थी कि जो तू नहीं तो चल तू ना ही सही, जी। जो तू नहीं तो चल तू ना ही सही, वैसे भी शायद तेरी मौजूदगी मेरी जिंदगी से ज्यादा मेरे किस्से कहानियों शायरियों में अच्छी लगती है। तो इसी पे मैंने कुछ सवाल लिखे, जैसे आपकी गाने की लाइन थी कि बताओ कौन बेस होगा, मैं जोगी बनूं या लुटेरा। तो कहते हैं कि इश्क में इंसान अक्सर सब कुछ लुटाकर फकीर हो जाता है। नीलेश मिश्रा ने अपनी जिंदगी में इश्क से क्या पाया, क्या खोया? मैंने रिश्तों की समझ पाई है, मैंने न्यूआंसेस, बारीकियां पाई हैं, मैंने सुख पाया है, और मुझे गम भी मिला है, और मेरे हिस्से का वो गम है। तो मुझे लगता है कि जैसी यात्रा रही बढ़िया रही। चलिए इसी पे अगला सवाल करता हूं मैं। इसमें एक लाइन है, हजारों ऐसे फासले थे जो तय करने चले थे। जिंदगी के इस मोड़ पर आकर उन फासलों के ना मिटने ना पूरा होने का दुख है, या इस बात से खुश हैं कुछ रास्ते अधूरे रह गए, तभी तो शायद कहानी इतनी खूबसूरत है। हाँ, मतलब जिंदगी हमारी जो होती है ना, एक व्हाट इफ का सिलसिला होती है कि यूं होता तो क्या होता। हम सब की जिंदगियों में कि हम फलाने व्यक्ति के साथ होते, या फलाने नौकरी ले ली होती, या फलाने शहर चले गए होते, तो क्या होता, व्हाट इफ। और ये जो गुत्थियां हम साथ में लेकर चलते हैं, ये जो पहेलियां साथ में लेकर चलते हैं, यही सब तो हमें ह्यूमन बनाती हैं, वरना तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले बन जाते हैं। तो बिल्कुल मेरी ज़िंदगी में भी व्हाट इफ्स हैं बहुत से, कि यूँ होता तो क्या होता। लेकिन मेरा मन ये भी कहता है कि मैं आता यहीं पे, मैं पहुंचता यहीं पे, और मेरी यात्रा घूम के भी होती तो भी यहीं से आगे जाती। तो वो मुझ में आत्मसंतोष है कि मुझे ऐसी कोई रिग्रेट्स नहीं है, मुझ में ऐसी कोई